नमस्कार स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस की आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम शॉर्ट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला पर आपके साथ कार्य कर रहे हैं। इसके तहत हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की पहचान की है जो आगे आने वाली बीपीएससी मेंस की परीक्षा में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा सकती है। इस श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक की आपके साथ चर्चा करेंगे वह मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के बिहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुख्य रूप से बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से देखा गया, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम 18वीं शताब्दी के बिहार की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी के बिहार में हमें किस किस प्रकार के घटनाक्रमों को समझना होगा। यानी जिस तरीके से हम आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं सेंचुरी में पढ़ते हैं उसी प्रकार से बिहार के संदर्भ में भी आप 18वीं शताब्दी के बिहार को समझ सकते हैं। जैसे कि 18वीं शताब्दी के बिहार में हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी के बिहार में उत्तरवर्ती मुगलों का काल देखा गया। उत्तरवर्ती मुगलों के संदर्भ में आप इस प्रकार के देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से जो विविध प्रकार के शासक रहे, जैसे कि चाहे वह बहादुर शाह फर्स्ट हो, चाहे वो जहांदार शाह हो, चाहे वो फर्रुखसियर आदि हो, उनका बिहार के साथ किस प्रकार से संबंध रहा। 18वीं शताब्दी के बिहार के तहत ही आप इस बात को भी समझिए कि किस प्रकार से बिहार में अब धीरे धीरे बंगाल के नवाबों का वर्चस्व बढ़ेगा। बंगाल के नवाबों का वर्चस्व बढ़ेगा और 1733 तक आते आते आप इस बात को देखेंगे कि अब बिहार जो है वो हिस्सा किसका बन जाएगा, तो बंगाल का हिस्सा बन जाएगा। इसी के तहत हमें एक और महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान रखना है कि बिहार के महत्व के चलते यहाँ पे विविध प्रकार की यूरोपीय कंपनियों का भी आगमन देखा गया। क्या देखा गया, तो विविध प्रकार की यूरोपीय कंपनियों का भी आगमन देखा गया। तो यदि शॉर्ट में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहार में विविध प्रकार की यूरोपीय कंपनियों की क्या भूमिका रही, तो इसके तहत आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं तो उनका आगमन किस प्रकार से देखा गया है, उनका क्रम किस प्रकार से देखा गया है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्यान रखना है, जो सबसे पहले भारत आई और इसका स्थापना का वर्ष क्या है, तो 1498 ईस्वी। फिर उसके बाद इसमें आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो स्थापित हुई थी सन 1600 में। हालांकि अंग्रेज मुख्य रूप से कब आए हैं, तो 1608 में। इसमें आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना का जो वर्ष है वो 1602 है और डचों के द्वारा 1605 में सबसे पहले मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में अपने कारखाने को स्थापित किया गया। इसमें आपको फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ध्यान रखना है, जो मुख्य रूप से डेनमार्क से संबंधित कंपनी है और इसने सन 1616 के ईस्वी में अपने स्थापना वर्ष को प्रदर्शित किया। मुख्य रूप से जो इनका आप देख सकते हैं कारखाना वगैरह था वह जो है आप दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में देख सकते हैं, जैसे कि श्रीरामपुर आदि, ट्रांकुबार आदि इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बाद में आने वाली कंपनियों में से है, जिसका स्थापना वर्ष है 1664 ईस्वी। इसके अलावा एक और ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा मिलती है जिसे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यह स्थापित हुई थी 1731 ईस्वी में। हालांकि यह कभी भारत नहीं आई और इसने अपना मुख्य व्यापार कहाँ तक सीमित किया, तो चीन के साथ ही इसने अपने व्यापार को सीमित किया। अब इन कंपनियों में मुख्य रूप से आपको क्या बात ध्यान रखनी है, तो इन्होंने मुख्य रूप से बिहार के क्षेत्र में किस प्रकार के घटनाक्रम को किया है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि इसमें आप इस बात को बता सकते हैं कि बिहार शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा गया है। बिहार के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके दुनिया भर में मांग हुआ करती थी। यही कारण है कि यूरोपीय कंपनियां लंबे समय तक बिहार में रहीं और उन्होंने अपने व्यापार को सृजित किया। मुख्य रूप से बिहार से जो प्रोडक्ट्स देखे गए उसमें शोरे की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
जिसे हम सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। ये जो सॉल्ट पीटर अथवा शोरा है, इसका प्रयोग या तो बारूद आदि को बनाने के लिए किया जाता था, अथवा इसका प्रयोग जो जहाज हुआ करते थे उनको प्रतिसंतुलित करने के लिए किया जाता था, क्योंकि कई बार जहाज़ों आदि में वस्त्र आदि ले जाए जाते थे और इसके चलते जहाज जो है पर्याप्त रूप से भारी नहीं हो पाते थे, तो उनको प्रतिसंतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो शोरे का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा मुख्य रूप से वस्त्र आदि का भी निर्यात भी जो है वह हमें बंगाल के क्षेत्र से या बिहार आदि के क्षेत्र से देखने को मिलता है। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिहार से निर्यात आदि के क्षेत्र में अफीम का महत्वपूर्ण योगदान है, और इस अफीम का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको इस रूप में समझने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो अफीम आदि का निर्यात किया जाता था वह बम्बई के बंदरगाह से किया जाता था और फिर बाद में चलकर यह चीन को निर्यात किया गया। अफीम, शोरे और वस्त्र के अलावा इसमें बाद में नील आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान देखा गया। अब इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के योगदान को याद रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि यह किस तरीके से बिहार हमारे समक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में है, और इसी के चलते व्यापारिक कंपनियां अपनी स्थापना के बाद से ही बिहार में सक्रिय हुई। इसमें सबसे पहले कौन आए? तो उसमें पुर्तगालियों का ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बंगाल के क्षेत्र में बनाया, हुगली में स्थापित होने के बाद वे बिहार से अपना संपर्क जल मार्ग आदि के माध्यम से बनाते हैं, जिसमें वे नाव आदि के द्वारा जो है हुगली से पटना आया करते थे। और मुख्य रूप से जो उनका व्यापार आदि किया जाता था वह बिहार आदि के क्षेत्र में मसाले वगैरह लाया करते थे, चीनी के मिट्टी के बर्तन आदि लाया करते थे, और उसके बदले में वह बिहार आदि के क्षेत्र से सूती और दूसरे वस्त्रों को ले जाया करते थे। तो पुर्तगाली कंपनी के संदर्भ में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। दूसरी तरफ यदि हम डच फैक्ट्री के संदर्भ में बात करें, डचों के संदर्भ में बात करें, तो डचों के द्वारा अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो 1632 में की गई, और जो वर्तमान में हमारा पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत में इसको देखा जा सकता है। जो डचों की जो मुख्य अभिरुचि थी वह सूती वस्त्र के क्षेत्र में थी, अनाजों के क्षेत्र में थी, और शोरे आदि की प्राप्ति में भी उनकी रुचि थी। यानी पुर्तगालियों की रुचि किस क्षेत्र में है उसे याद रखेंगे, डचों की रुचि किस क्षेत्र में है उसे याद रखेंगे, और इसके बाद जो कंपनियां आई उनके बारे में आप अंग्रेजों का नाम महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे, जिन्होंने प्रारंभ में 1620 में पटना के क्षेत्र में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि जो उनको वास्तविक सफलता मिली है वह 1651 में मिली है, और आगे चलकर जॉब चारनाक आदि के नेतृत्व में इसने प्रधानता स्थापित की। ठीक यही जॉब चारनाक आगे चलकर कलकत्ता आदि की स्थापना करेगा। मुख्य रूप से जो अंग्रेजों की अभिरुचि है वह इस क्षेत्र में नील की प्राप्ति में है, और वर्तमान में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री को जो लोकेट किया जाता है वह कहाँ पे है? तो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। इसी के समकक्ष आप याद रख सकते हैं फ्रांसीसी और डेनिश फैक्ट्री के बारे में। जो फ्रांसीसी के संदर्भ में 1734 जिसने पटना में अपने माल गोदाम की स्थापना की, और डेनिश फैक्ट्री के संदर्भ में पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप से देखा जा सकता है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुई। तो यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में आप इसके संदर्भ में 2 से 3 बातें याद रख सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो भारत में महत्वपूर्ण कंपनियां आई उन सभी की अभिरुचि किस में है? तो माल आदि के व्यापार में है, और भारत में बिहार से चूंकि बहुत सारी वस्तुओं आदि का निर्यात दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता था, इसी वजह से क्या हुआ है? तो ये यूरोपीय कंपनियां बिहार के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी तक आते आते बिहार का मुख्य रूप से जो पटना आदि का जो क्षेत्र है वह एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में देखने को मिलता है। यही कारण है कि विविध प्रकार के जो यूरोपीय यात्री हैं वो बिहार आदि की भी चर्चा करते हैं, जो 17वीं सेंचुरी और उसके आसपास के कालों में देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर का नाम आप याद रख सकते हैं, जिसने मुख्य रूप से पटना को मुगल साम्राज्य के दूसरे सबसे नगर के रूप में प्रदर्शित किया है, और इसे उत्तरी भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में भी दर्शाया है। इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण यात्री है वो है मैंड्रिक,
जो पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताता है और इसे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। इसमें आप अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी का भी नाम याद रख सकते हैं, जिन्होंने एक तरफ तो पटना आदि के ऐश्वर्य की चर्चा की है, वहीं इसमें हमें अकाल आदि की चर्चा भी देखने को मिलती है, जैसे कि जॉन मार्शल आदि के द्वारा भीषण अकाल की चर्चा की गई है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि 18वीं शताब्दी में जिस प्रकार से पूर्वी भारत में व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बंगाल हुआ करता था, उसी प्रकार से चूंकि इसे 1733 में और उसके बाद बिहार को बंगाल के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, उसके बाद बिहार का महत्व भी लगातार बढ़ता गया। और इसके राजनीतिक महत्व को इस रूप में आप ये जान सकते हैं कि जो बिहार में जो अंग्रेजी फैक्ट्री हुआ करती थी, उसके मुख्य अधिकारी फैक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वह दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी ले और उससे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराए। इस प्रकार से इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप 100 से 200 शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं।